शंकर एवं माता पार्वती को समर्पित हरितालिका व्रत पूजन संस्कार धानी में भी भक्ति भाव से किया गया। घरों एवं मंदिरों में फुलहरा बांधकर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की। हरितालिका व्रत यानी तीजा का पर्व संस्कार धानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर व्रतधारी महिलाओं ने जहां गंजीपुरा स्थित हरदौल मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया, तो वहीं घरों में भी भक्ति भाव से महादेव एवं मां पार्वती की आराधना की और सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की, तो वहीं कुंवारी युवतियों ने अच्छे जीवन साथी की कामना की। इस दौरान व्रतधारी महिलाओं ने तीजा पर्व के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। हरितालिका का व्रत पार्वती जी ने शिव जी के लिए मनाया था और निर्जला रह के व्रत मनाया जाता है। इसीलिए सभी महिलाएं अपने अच्छे वर को पाने के लिए कुछ, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर की सुख शांति के लिए व्रत पूर्ण करती हैं। तो शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन राजा हिमालय को ये स्वीकार नहीं था कि वो कहीं जाएं और तपस्या करें, तो वो अपनी सहेली के साथ निकल गई बिना बताए। इसलिए इसको हरितालिका तीज का व्रत कहते हैं। और वो बेलपत्री के पत्ते खा के उन्होंने वर्षों बिताए और आखिरी में भोलेनाथ को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती ने शंकर जी के लिए व्रत रखा था, उसे हरितालिका व्रत कहते हैं। ये व्रत हम लोग शुरू से बड़े शंकर जी के मंदिर में बड़े अच्छे से मनाते हैं, पूजा करते हैं, रात भर इसका जागरण करते हैं, संगीत, पूजा अर्चना, भजन, और फिर सुबह इसका विसर्जन किया जाता है। पार्वती जी ने भोलेनाथ को अपना पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत को रखा था। इसमें निर्जला रहा था उन्होंने। अब हम उनके जैसे कठिन तप तो नहीं कर सकते, उन्होंने महीनों और सालों निर्जला व्रत रहा था। हमारे लिए एक दिन रखा है भोले बाबा ने कि एक दिन हम निर्जल व्रत रह के और जो भी अपना हमें अच्छे भोलेनाथ पति मिल जाए, इसीलिए हम ये व्रत रहते हैं। तीन पैर के हवन होते हैं यहाँ। आधारताल निवासी एक वृद्ध महिला ने कलेक्टर के दरबार में पहुंचकर वृद्धाश्रम में जाने की गुहार लगाई है। बुजुर्ग महिला ने रो रो कर कलेक्टर को अपना हाल सुनाया, जिसके बाद उन्होंने वृद्धा की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसे उसके घर वाले परेशान करते हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में आधारताल क्षेत्र से आई एक बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से वृद्धाश्रम जाने की गुहार लगाई। मेरे को वृद्धाश्रम जाना है और मेरे से लेटर लिखवा लिया है लड़की ने कि तुम 2 महीने यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मैं ससुराल नहीं जा रही, और मुझे रहने भी नहीं दे रहे। और वो छोटी वाली पूनम नाम है, क्या मालूम, कहती तुम 2 महीने बाद जाओगी। और मेरे से आवेदन लिखवाया है कि लिख कर दे कि मैं 2 महीने बाद जाऊंगी, और मुझे जाना है वृद्धाश्रम। मैं जाने के लिए बिल्कुल सहमत हूँ। वो लोग मुझे नहीं रख रहे, मेरे को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बाइक से घसीट कर मारा यही रोड पे गुरुवार के दिन। मैं आधारताल रहती हूँ, का माहौल ठीक नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती और मैं जाना चाहती हूँ वृद्धाश्रम। मुझे जाना है और ये लोग मुझे रख भी नहीं रहे और जाने भी नहीं दे रहे। दोनों बात से मैं संकट में हूँ। वहीं नर्सिंग कॉलेज के एक छात्र दशरथ सिंह ने शिकायत देते हुए कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जांच कराने की मांग की है। मेरे कॉलेज का जो संचालन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट में किया जा रहा था और जो एडमिशन वगैरह का काम है वो अमर ज्योति नर्सिंग से किया जा रहा है।
उसमें सेम फैकल्टी सेम ही टाइम पे फैकल्टी सेम प्रिंसिपल एक ही कॉलेज के एक ही टाइम पे संचालन कर रहे हैं। और जो मेरी फीस है उसका पूर्ण विवरण जो जमा की गई थी उसका विवरण नहीं दिया जा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। और अभी उस कॉलेज में जाने पे वो कॉलेज बंद आ रहा है, इंडियन भी बंद है और उसमें सेंट्रल भी नहीं है, और किसी भी प्रकार का जो प्रिंसिपल वगैरह से संपर्क नहीं हो पा रहा मेरा। जन सुनवाई में आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण करने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भटौली स्थित विसर्जन कुंड का निरीक्षण करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन में किसी को कोई परेशानी ना हो। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने साधु संतों एवं नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ भटौली विसर्जन कुंड का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उनके साथ रहे। श्री गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव के दौरान करीब 5000 प्रतिमाओं का विसर्जन इस कुंड में होता है, लिहाजा व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाओं की जरूरत है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते व्यवस्थाएं की जाए ताकि किसी को परेशानी न हो। लगभग 4000 से 5000 छोटी बड़ी प्रतिमा सब मिलाकर मां नर्मदा के जल में कुंड में विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं हर तरीके की, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे कुंड की रिपेयरिंग की बात हो, सब बातों को लेकर, आवागमन से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर सारी चीज़ों को लेकर आज वहाँ पर चर्चा की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि किस तरीके से क्या काम होंगे। और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द सारे इंतज़ाम व्यवस्थाएँ वहाँ पर जमा दी जाएंगी। गार्डों की भी व्यवस्था की बात माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी ने की कि वहाँ पर रेगुलर कोर्स में हमको गार्ड की आवश्यकता होना चाहिए। वो भी हम लोगों ने आज उस बात पे आयुक्त महोदय से बोला और उन्होंने तुरंत उसकी सहमति प्रदान करी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम सीमा के भीतर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जबलपुर में लगभग 25 कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं ड्रीमलैंड सिटी में डेवलपर्स द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत पर कलेक्टर ने निगम आयुक्त को रामदेव डेवलपर्स के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि फिलहाल 25 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। वहीं कलेक्टर के पास ड्रीमलैंड सिटी की भी शिकायत पहुंची, जिसमें बताया गया कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और बिना कार्य कराए ही कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया गया है। शिकायतकर्ता अंकित सोनी के आवेदन पर निगम की टीम ने जांच की जो सही पाई गई है, लिहाजा निगम आयुक्त को रामदेव डेवलपर्स के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। और 8-9 साल से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ पर बिजली पानी की समस्या है। रामदेव डेवलपर ने वहाँ कॉलोनी डेवलप करके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है, जबकि वहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है, ना कोई ट्रांसफार्मर है। उसी कार्यवाही के तहत मैं यहाँ पर रेगुलर कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आ रहा हूँ। उनका कहना यह है कि जो भी जमीन बची हुई है कॉलोनाइजर की, उसी को बेच के हम कार्य करवाएंगे और उसके तहत जो भी वैधानिक कार्यवाही बनती है, चाहे वो FIR हो कॉलोनाइजर के खिलाफ, उस पर की जाएगी। बट ये ऐसे प्रकरण है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में था जब उनको कॉलोनाइजर लाइसेंस जारी हुआ था। उसके बाद उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज डेवलप नहीं किया, बट उसके बाद भी उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो गया। उसके बाद ये नगर निगम क्षेत्र में आ गया है। अभी हम लोग ने नगर निगम को लेटर लिखा तो नगर निगम ने इसमें जांच भी किया। नगर निगम की जांच में बिल्कुल शिकायत सही पाया गया। उसके बाद कमिश्नर नगर निगम ने इनका नोटिस इशू किया। उसके बाद ठेकेदार ने आके शपथ पत्र में ये मूलभूत सुविधाएं डेवलप करने के लिए वादा भी किया था। उसके बाद भी कॉलोनाइजर ने अभी तक डेवलप नहीं किए हैं। आज नगर निगम कमिश्नर को हमने डायरेक्शन किए इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। कलेक्टर के अनुसार अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है।
मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के सदस्यों ने घंटाघर में एकत्रित होकर प्रदेश के मुखिया के नाम एक मांग पत्र सौंपकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए उनका संगठन लगातार काम कर रहा है। पूर्व पेंशन दी जाए ताकि हमारे बच्चे और हमारा परिवार उस समय चल सके जब हमारी कार्य करने की शक्ति ना हो। हम बार बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन स्मरण पत्र देते रहे हैं और इस बार भी आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी प्रमुख मांगों में ये है कि जो शिक्षक जिस सत्र में नियुक्त हुआ है उसकी सेवाएं शासन द्वारा 2018 में नियुक्त करके पहले की सेवाओं को शून्य कर दिया गया है। हम ये चाहते शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो पूर्व में नियुक्तियां हैं उसी को सेवा गणना मानकर और वरिष्ठता के आदेश प्रसारित किए जाएं। इसके बाद हम शिक्षक पेंशन का संवैधानिक अधिकार रखते हैं, तो इसी मानसून सत्र में हम शिक्षकों को पेंशन देने हेतु घोषणा की जाए विधानसभा से। पुरानी पेंशन बहाली न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के फर्जीवाड़े का मामला राज्य सरकार के पास पहुंच गया है। ये हॉस्पिटल जब से आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड हुआ है तब से पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। पूर्व में भर्ती हो चुके एक एक मरीज से बारीकी से पूछताछ की जाएगी, यानी डॉक्टर अश्विनी पाठक और उनकी पत्नी दुहिता पाठक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था, इसका अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्षों पहले नौकरी छोड़ चुके चिकित्सकों के नाम पर यहां इलाज किया जा रहा था। जांच में खुलासे हो रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पैथोलॉजिस्ट तक के नकली हस्ताक्षर किए जा रहे थे, यानी सैकड़ों जांच रिपोर्ट फर्जी होने की आशंका है। आयुष्मान अस्पताल से पंजीकृत हुआ है तब से पूरे रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि उस अस्पताल में कौन कौन मरीज भर्ती था। अब ये विस्तृत जांच होगी, उन मरीजों से संपर्क किया जाएगा जो अधिकतम संपर्क हो सकता है, उनके बयान लिए जाएंगे कि वो किस तकलीफ़ के साथ भर्ती हुए थे, उन्हें कोई तकलीफ़ थी कि नहीं, वो खुद अस्पताल गए थे या उनको अस्पताल किसी फ़ोन के द्वारा किसी माध्यम से बुलाया गया था, जैसे आरोप लगे हैं। और इसके साथ साथ ये बात अब राज्य स्तर पर जा चुकी है। राज्य स्तर से इसके जो संचालक हैं आयुष्मान योजना के, मध्य प्रदेश के संचालक जो हैं वो आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। कल वो स्वयं इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य स्तर से भी एक जांच निर्धारित की जाएगी। और क्योंकि ये बहुत विस्तृत जांच का विषय है, क्योंकि एक ही अस्पताल नहीं, जबलपुर में काफ़ी अस्पतालों के पास आयुष्मान योजना का पंजीकरण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी अस्पतालों की बहुत सूक्ष्म जांच की जाएगी और जो भी अनियमितता होगी उस अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं का कहना है कि बात अब राज्य सरकार तक पहुंच गई है। आयुष्मान योजना के प्रदेश प्रभारी स्वयं जांच करेंगे, पूरा पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। फाइल देखी गई मरीजों की, उसमें चूँकि डॉक्टर जिसका इलाज चल रहा है वो इलाज जिन डॉक्टर का चल रहा है उसका नाम लिखा होता है, तो उसमें डॉक्टर एस भगत लिखा हुआ था। हम लोगों ने उनसे मोबाइल पे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि मैं उस अस्पताल में करीब 1 साल से अपनी सेवाएं नहीं दे रहा हूं। हमने लिखित में उनसे ले लिया, वो भी जांच रिपोर्ट में लगा है। साथ ही साथ पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट में 2 नाम थे, एक लैब डायरेक्टर के नाम से नाम था डॉक्टर वी खन्ना के नाम से, उनसे भी हमने संपर्क किया। उन्होंने भी इनकार किया कि 15 वर्ष पूर्व से ही मैं उस अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रही हूँ। उन्होंने भी अपने लेटर हेड में लिखित में अपने बयान दे दिए। और तीसरे डॉक्टर संजय तोतड़े हैं जिन्होंने भी बताया कि वो उस अस्पताल से अब संबद्ध नहीं हैं। तो तीनों लोगों से हमने लिखित में बयान ले लिए और अपनी जो जांच रिपोर्ट है उसमें उसको लगा दिया है। इसलिए वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मतलब है वो उस तरह से कूट रचित प्रतीत हो रहे हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को सौंप दिया है। बहरहाल इस पूरे कांड में गिरफ्तार हुए डॉक्टर पाठक दंपत्ति की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल की पोलें खुलती जा रही हैं।
जांच में उजागर हुआ है कि सर्दी खांसी के साधारण मरीजों को किडनी फेल का मरीज बताकर झूठा इलाज किया गया और आयुष्मान योजना के जरिए सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया गया है। ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले फरार सटोरिये सतीश सनपाल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। लिहाजा एसपी ने उसकी सूचना देने वाले या गिरफ्तारी कराने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले सटोरिये सतीश सनपाल के खिलाफ पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और अब पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी कराने या उसकी सूचना देने वालों के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गोरखपुर पुलिस ने महर्षि स्कूल के समीप सट्टा खिलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोबाइल एवं लगभग 12,420 रुपए जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर पुलिस ने महर्षि स्कूल के पास दबिश देकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में से 2 युवक आकाश उर्फ सनी एवं भारत मेधवानी मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए हैं और वहीं तरुण पर्ची पर सट्टे का नंबर लिख रहा था। पुलिस के अनुसार आकाश और भारत के पास से एक मोबाइल और कुल 10,600 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि तरुण के पास से 1,800 रुपए नकद और सट्टा पट्टी बरामद हुई है। ये महर्षि स्कूल के पास ये 3 लोग सट्टा खिलाते पाए गए, जिसमें से 2 मोबाइल के माध्यम से और 1 सट्टा पर्ची काटकर सट्टा खिलाते पाए गए। इनसे 2 लोगों से मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें आकाश उर्फ सनी ये घामापुर का रहने वाला है। इससे 1 मोबाइल और 7,900 रुपये कैश बरामद करके जब्त किया गया। भारत मेघवानी ये बदनपुर का रहने वाला है। इससे 1 मोबाइल और 2,700 रुपये जब्त किए गए। पुलिस द्वारा सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।